तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ बोला गया है जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो, जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो उसे हम क्या कहेंगे। ठीक, तो सबसे पहला है आपका देवा विसारिका, दूसरा है आपका दिरागमन, तीसरा है आपका देवर और चौथा है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, जिस वर की दूसरी शादी हो रही हो उसे हम कहते हैं देवर। क्या कहते हैं? देवर। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम यहाँ पर देखें कि दीवा विसारिका, दीवा विसारिका ये किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं दिन के समय, दिन के समय अपने प्रेमी से मिलने वाली प्रेमिका। ठीक, दिन के समय अपने प्रेमी से मिलने वाली जो प्रेमिका होती है उसे कहते हैं दिवाविसारिका। ठीक, इसके बाद यदि बात की जाए कि दिरागमन किसे कहते हैं, तो दिरागमन कहते हैं शादी के बाद, शादी के बाद बहू का दूसरी बार ससुराल आना। ठीक, शादी के बाद बहू का दूसरी बार ससुराल आना जो होता है उसी को कहते हैं दिरागमन। ठीक, इसका नेक्स्ट देखते हैं बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं। बलिदान की भावना की जो प्रेरक होते हैं यानी कि बलिदान की भावना जिनके अंदर होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो सबसे पहला है आपका समाज सुधारक, दूसरा है आपका सांस्कृतिक पुरुष, देखिए सांस्कृतिक नहीं है सांस्कृतिक पुरुष है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका देशभक्त और इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्वामी भक्त। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, देशभक्त कहते हैं जिसके अंदर त्याग की भावना हो यानी कि बलिदान की भावना हो उसे हम कहते हैं देशभक्त यानी कि देश का भक्त यानी कि देशभक्त। ठीक, इसी प्रकार से समाज का सुधार करने के लिए जो क्रियाएं करते हैं उनको कहते हैं हम समाज सुधारक। ठीक, इसी प्रकार से संस्कृति पुरुष किसे कहते हैं, तो संस्कृति पुरुष कहते हैं संस्कृति को बढ़ावा देने वाले जो पुरुष होते हैं, संस्कृति को जो बढ़ावा देने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें कहते हैं संस्कृति पुरुष। ठीक, इसके बाद यदि बात की जाए कि स्वामी भक्त, तो यानी कि स्वामी का भक्त। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है निस्पृह, क्या निस्पृह शब्द के लिए एक उचित वाक्यांश क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है जो स्पर्श रहित हो, दूसरा है आपका जो इच्छा रहित हो, तीसरा है आपका जो प्रेम रहित हो और चौथा है आपका जो, देखिए ये प्रेरणा होगा, क्या होगा? प्रेरणा, जो प्रेरणावान हो। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होता है निस्पृह, इसका जो सही आंसर होता है वो होता है आपका जो इच्छा रहित हो, जो इच्छा रहित होता है उसे हम कहते हैं निस्पृह। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका किसी वस्तु को गलत समझ लेना, किसी वस्तु को गलत समझ लेना वो हमारा क्या कहलाएगा, तो सबसे पहला है आपका संदेह, दूसरा है आपका संज्ञा, तीसरा है आपका भ्रांति और चौथा है आपका अज्ञान। ठीक, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होता है यानी किसी वस्तु को गलत समझ लेना, यानी कि है क्या वो रस्सी और आपने क्या समझ लिया, उसे सांप समझ लिया, रस्सी को सांप समझ लिया तो वो क्या हो गया? भ्रांतिमान। आपने अच्छे से पढ़ाई होगा, भ्रांतिमान। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम संदेह की बात करें, देखिए भ्रांतिमान संदेह, तो इनमें देखिए काफी अंतर होता है। देखिए भ्रांतिमान होता है किसी वस्तु को और कुछ समझ लेना, क्या समझ लेना? कुछ और समझ लेना। लेकिन संदेह की बात करें तो संदेह का मतलब होता है अनिश्चय, अनिश्चय या शक। ठीक, अनिश्चय या शक। अब देखिए इनमें अंतर क्या होता है, भ्रांति में क्या होता है कि किसी वस्तु को कुछ और समझ लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि ये वस्तु ये वाली है। ठीक, लेकिन यहाँ पर संदेह में क्या होगा कि किसी वस्तु को कुछ और नहीं माना जाएगा, वहां पर क्या कहा जाएगा कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है या नहीं हो सकता, इस प्रकार से रहेगा, लेकिन कंफर्म नहीं किया जाएगा कि ये वस्तु ये है। ठीक, लेकिन इसमें कंफर्म कर दिया जाता है कि ये वस्तु ये है। ठीक, लेकिन कुछ और ही कंफर्म किया जाता है, रियलिटी उसकी कुछ और होती है। ठीक, यार यदि अज्ञान की बात करें तो देखिए अज्ञान कहते हैं मिथ्य ज्ञान, मिथ्य ज्ञान या क्या हो गया आप ज्ञान का अभाव, क्या कहोगे? ज्ञान का अभाव। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है तैरने या पार करने का इच्छुक,
तैरने या पार करने का जो इच्छुक होता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक, तो यानी कि सबसे पहला है आपका तैराक, दूसरा है आपका तितीर्षु, तीसरा है आपका तारक और चौथा है आपका ताड़क। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होता है जो इच्छा रखता है तैरने की या तैरकर पार कर जाने की, उसे कहते हैं हम तितीर्षु। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करें तैराक कौन होता है, तो तैराक होता है आपका तैरने वाला। क्या होता है? तैरने वाला। और इसके बाद यदि हम तारक की बात करें तो इसे आप याद रखिएगा, तारा, नक्षत्र, आंख, या फिर हम कहेंगे आंख की पुतली। ठीक, क्या कहेंगे? आंख की पुतली। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका कुछ लाभ पाने की चाह। कुछ लाभ पाने की जो चाह होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहला है आपका पिपासा, दूसरा है आपका बुभुक्षा, तीसरा है आपका लिप्सा और चौथा है आपका प्रतीक्षा। ठीक, प्रतीक्षा किसे कहते हैं? तो इंतजार करना को कहते हैं। क्या? इंतजार करना। ठीक, इंतजार करना जो होता है उसे हम प्रतीक्षा कहते हैं। तो देखिए, कुछ लाभ पाने की जो चाह होती है उसे हम कहते हैं लिप्सा। क्या कहते हैं? लिप्सा। और बुभुक्षा किसे कहते हैं? तो बुभुक्षा कहते हैं खाने की इच्छा। क्या? खाने की इच्छा। खाने की जो इच्छा होती है उसे हम कहते हैं बुभुक्षा। ठीक, अब यहाँ पर पिपासा किसे कहते हैं? तो पिपासा कहते हैं धन की प्यास। क्या? धन की प्यास, लालच या लोभ। क्या? लालच या लोभ और धन की प्यास किसे हम कहेंगे? पिपासा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट है आपका, यहाँ बोला गया है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द बताना है, यानी कि हमें ये बताना है कि जिसका कोई आकार नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहला है आपका सरोकार, दूसरा है आपका निराकार, तीसरा है आपका साकार और चौथा है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर होता है वो होता है आपका निराकार, जिसका कोई आकार ना हो। अब जिसका कोई आकार हो, जिसका एक आकार हो, जिसका एक आकार हो उसे हम क्या कहेंगे? साकार कहेंगे। और यदि सरोकार की बात की जाए तो सरोकार कहते हैं हम वास्ता या लगाव और आपसी व्यवहार का संबंध। ठीक, आपसी व्यवहार का जो संबंध होता है जिसे हम क्या कहते हैं? वास्ता कहते हैं, लगाव कहते हैं और क्या कहते हैं? सरोकार। ठीक, इसका नेक्स्ट देखते हैं, जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? यानी कि उसने ऐसा बोला है कि जिस घटना को बोलकर व्यक्त ना किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? तो सबसे पहला है आपका अनुकरणीय, दूसरा है आपका अनिर्वचनीय, तीसरा है आपका अविस्मरणीय और चौथा है आपका अतुलनीय। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है अनिर्वचनीय। ठीक, अनिर्वचनीय। इसके बाद यदि अनुकरणीय की बात करें तो अनुकरणीय होता है अनुकरण करने योग्य। अनुकरण करने जो योग्य होता है उसे हम कहते हैं अनुकरणीय। ठीक, अब यहाँ पर पूछा जाए कि अविस्मरणीय किसे कहते हैं? जो भूल जाने योग्य ना हो, जो भूल जाने योग्य ना हो उसे हम कहते हैं अविस्मरणीय। ठीक, अब यहाँ पर अतुलनीय किसे कहते हैं? तो जो यहाँ पर हम बोलेंगे जिसकी तुलना ना हो सके, जिसकी तुलना ना हो सके उसे हम क्या कहेंगे? अतुलनीय। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक, तो सबसे पहला है आपका पृष्ठभूमि, दूसरा है आपका नेपथ्य, तीसरा है आपका मंच पृष्ठ और चौथा है आपका गुह मंच। ठीक, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होता है वो होता है आपका नेपथ्य। नेपथ्य कहते हैं पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है। ठीक, इसका ये नेक्स्ट है आपका यथासंभव। यथासंभव शब्द के लिए एक उचित वाक्यांश क्या होगा? तो सबसे पहला है आपका जहाँ तक हो सके, दूसरा है आपका संभवतः, तीसरा है आपका यथरूप और चौथा है आपका संभव हो।
ठीक। तो देखिए यथा संभव का अर्थ क्या होता है, यथा प्लस संभव यानी कि जहां तक संभव हो, क्या, जहां तक संभव हो। तो जहां तक हो सके यानी कि जहां तक संभव हो उसे हम क्या कहेंगे, यथा संभव। ठीक, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यदि बात की जाए कि संभवतः किसे कहते हैं, तो संभवतः कहते हैं हम हो सकता है, क्या, हो सकता है। संभवतः को कहते हैं हम हो सकता है। यदि नहीं समझ आ रहा हो तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। जैसे कि आप बोलते हो ना कि हो सकता है आज बारिश हो, क्या बोलते हो, जैसे कि आप बोल सकते हो कि हो सकता है आज बारिश हो, लेकिन आपको कंफर्म नहीं है। किसी बात पर यदि कंफर्म नहीं है और आप उसके बारे में बोल रहे हो तो आप क्या बोलते हो, सकता लगाकर बात करते हो, सकता या शक्ति लगाकर। ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है, हो सकता है या फिर हो सकती है। ठीक, इस प्रकार से जब आप बात करते हो तो वही होता है आपका संभवतः। ठीक, अब यहाँ पर यथ रूप की बात करें तो यथ रूप होता है आपका, इसे हम यथा रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, यथा रूप। देखिए यथरूप जो शब्द है ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है। इसका जो सही होता है शब्द वो होता है यथा रूप। और यथा रूप का अर्थ होता है आपका मतलब कि जैसे का तैसा, मतलब जैसे का तैसा, यानी ये वो नहीं है जैसे का तैसा, यानी कि जैसा तुम करोगे वैसा ही पाओगे, वो वाला जैसे का तैसा नहीं है। इसका मतलब होता है, यथा रूप का मतलब होता है कि कोई भी आपकी कोई कैसी भी वस्तु हो वो वैसी की वैसी ही रहे, उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। यानी कि हम उसे आबेकारी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आबेकारी, यानी कि जैसा कभी भी कोई विकार ना हो, यानी कि कोई परिवर्तन ना हो उसमें, ना ही उसमें कोई वृद्धि हो, ना ही उसमें कोई कमी हो। जैसी वस्तु है वो वैसी की वैसी ही रहे, उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, उसी को कहते हैं हम यथा रूप। ठीक, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, जो अपने पद से हटाया गया हो उसे हम क्या कहेंगे। ठीक, तो सबसे पहला है आपका पद भ्रष्ट, दूसरा है आपका पदानुगत, तीसरा है आपका पदनुगत और चौथा है आपका पदच्युत। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है आपका पदच्युत। ठीक, यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन होता है, उसे आप याद रखिएगा, पदावनत। पदावनत किसे कहते हैं, तो देखिए पदावनत होता है जो प्रणाम कर रहा है, जो प्रणाम कर रहा है, जो प्रणाम कर रहा है उसे हम कहते हैं पदावनत। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला। नीति संबंधी जो कला होती है राजनीतिज्ञों और राजदूतों की, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहला है आपका राजनीति, इसे तो आप दिखते ही काट दोगे। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका कूटनीति, तीसरा है आपका गृह नीति और चौथा है आपका अर्थनीति। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होता है राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की जो नीति संबंधी कला जो होती है उसे हम कूटनीति कहते हैं। इस पर नेक्स्ट देखें, यदि हम गृह नीति किसे कहते हैं, तो गृह नीति कहते हैं राष्ट्र की सीमा के अंदर के मुद्दों से संबंधित जो राष्ट्र की सीमा होती है उसके अंदर के मुद्दों से संबंधित जो कुछ भी होता है वही कहलाता है आपका गृह नीति। ठीक, जैसे गृह नीति को घर की नीति भी कहा जाता है। ठीक, घर की नीति यानी कि आप देखिए जैसे कि आपका ये कोई एक घर है, ये आपका एक ये घर है, तो घर के बाहर क्या हुआ तो वो आपकी सीमा नहीं है, लेकिन घर के अंदर का जितना भी आपका भाग है वो सभी क्या है आपका, आपकी सीमा के अंतर्गत आता है। ठीक, तो यानी कि अपने अंदर की, यानी कि अपना जो एरिया है उसके अंदर की जो सीमा होगी उससे संबंधित कोई भी बात होगी वो होगी आपकी गृह नीति के अंतर्गत, और बाहर की बात की जाएगी तो वह गृह नीति के अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखें, यदि हम अर्थनीति की बात करें तो देखिए अर्थनीति का संबंध होता है धन संबंधी नीति। ठीक, क्या कहेंगे हम, धन संबंधी नीति। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, जो पूजा के योग्य हो, जो पूजा के योग्य हो उसे हम क्या कहेंगे। तो सबसे पहला है आपका पूजनीय, दूसरा है आपका पूज्य, तीसरा है आपका पूजनीय और चौथा है आपका पूजनीय। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, जो पूजा के योग्य हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पूजनीय। क्या बोलते हैं, पूजनीय।
ठीक। अब वर्तनीगत अशुद्धि देखिए, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है और ये भी आपका गलत है। लेकिन पूजनीय जो शब्द होता है उसे हम पूज्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूज्य। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या होगा? बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका, जिसकी सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो उसे हम क्या कहेंगे? तो सबसे पहले है आपका सीमांकित, दूसरा है आपका परिसीमित, तीसरा है आपका ससीम और चौथा है आपका असीम। ठीक। तो जिसकी कोई सीमा ना हो उसे हम कहते हैं असीम। क्या कहते हैं? असीम। अब यहाँ पर यदि देखिए सीमांकित की बात की जाए तो सीमांकित का अर्थ होता है सीमा अंकित, या फिर आप बोलोगे निश्चित करना। यानी कि उसने बोल दिया जैसे कि यहाँ से ये कोई जा रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है, तो इस व्यक्ति के जाने के लिए यहाँ तक ही ये जा सकता है। तो ये क्या हुआ, हमने क्या किया? निश्चित कर दिया कि ये इसकी सीमा हो गई, इससे आगे वह नहीं बढ़ेगा। तो ये एक सीमा हो गई। तो सीमा को निश्चित करना वही कहलाता है आपका सीमांकित। ठीक। इसके बाद यदि बात की जाए कि परिसीमित किसे कहते हैं, तो परिसीमित कहते हैं जो मापा जा चुका हो, जिसको मापा जा चुका है उसे कहते हैं हम परिसीमित। ठीक। अब यहाँ पर यदि बात की जाए कि ससीम किसे कहते हैं, तो देखिए ससीम कहते हैं जिसकी एक सीमा या हद हो, जिसकी एक सीमा या हद हो उसे हम क्या कहेंगे? ससीम कहेंगे।